तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th का पेपर कक्षा हिंदी का, जो विषय कोड इसका 901 है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 2.5 घंटा मिलता है, विषय हिंदी, पूर्णांक 70 का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, पहला राइट है। इंदुमती के लेखक का नाम है, तो इंदुमती के जो लेखक हैं, पहला है किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह। तो इसमें से राइट आंसर है पहला ए, किशोरीलाल गोस्वामी। भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी है, तो 1868 से 1900, 1900 से 1922, 1938 से 1947, 1947 से अब तक। तो दोस्तों भारतेंदु युग की समय सीमा है 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो दोस्तों प्रश्न चौथा दिया हुआ है, सुख सागर के लेखक का नाम बताइए। सुख सागर के लेखक का नाम है, तो पहला दोस्तों सदा सुख लाल, प्रेमचंद, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो इसमें से राइट आंसर है सदा सुख लाल, ए नंबर सही है। कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से राइट आंसर है पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक हैं, पहला वाला राइट है। चंद बरदाई के रचनाकार हैं, तो चंद बरदाई के रचनाकार हैं घुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। तो इसमें से राइट आंसर है दूसरा वाला, पृथ्वीराज रासो। कबीर दास किस काल के कवि हैं, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, या फिर रीतिकाल के, या फिर आधुनिक काल के। तो इसमें से राइट आंसर है दूसरा वाला, भक्ति काल के। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रहीम। तो इसमें से राइट आंसर है दूसरा वाला, तुलसीदास। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि ये तुलसीदास जी हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक दोस्तों रहीम, कबीर, जायसी, सूर। तो इसमें से राइट आंसर है बी वाला, कुबेर जी की हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो कबीर जी की है। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, आंधी नामक रचना के रचनाकार हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फिर उसमें से आप लोगों को बताते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, कबीर। तो इसमें से राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी हैं। वीर रस का स्थायी भाव है शोक, क्रोध, उत्साह, भय। तो इसमें से राइट आंसर है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, शोक होता है करुण रस का। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये तीसरा नंबर सही है। तरनि तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में अलंकार है, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक। तो इसमें से राइट आंसर है, आप लोगों को बता दें, अनुप्रास अलंकार है, ये तीसरा वाला राइट हो जाएगा। खेत का तत्सम रूप है, तो खेत का तत्सम रूप भूमि, किसान, क्षेत्र, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है तीसरा वाला, क्षेत्र हो जाएगा। आकाश का विलोम शब्द होगा अंतरिक्ष, अंबर, पाताल, कोई नहीं। तो इसमें से तीसरा वाला पाताल होता है विलोम शब्द। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं बूझा है इसमें, तो आग, पावक, अनल, ये आग के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से अनिल होता है वायु का, वायु हवा का अनिल होता है। तो चौथा राइट है, मतलब कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ये चौथा राइट हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव। तो इसमें से राइट आंसर है चौथा, अव्ययी भाव, ये चौथा वाला राइट है। 9, 2, 11 होने का अर्थ है परास्त करना, गिनती गिनना, जोड़ना, भाग जाना। तो इसमें से राइट आंसर है चौथा, भाग जाना होता है। उपेंद्र का संधि विच्छेद है, उपे प्लस इंद्रा, उप प्लस इंद्रा, या फिर उ प्लस पेंद्रा, उप प्लस इंद्रा। तो इसमें से राइट आंसर चौथा, उप प्लस इंद्रा होता है उपेंद्र का संधि विच्छेद। राम शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, रामो, रामान, रामा, रामम। तो इसमें से राइट आंसर है चौथा, रामम होता है, आप चाहे देख लेना। खंड बा में दिया हुआ है प्रश्न 21, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे प्रश्नों के उत्तर बूझ रहा है, आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ है, उसमें से आप लोगों को प्रश्न बूझे हैं, तो आप लोगों को आंसर देना है इसमें से। तो दोस्तों सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया।
जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। तो आप लोगों को ये यहाँ तक रेखांकित दिया हुआ है, सोन जूही से लगाकर हो आया, यहाँ तक आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो रेखा खींची हुई इतना का आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो गद्यांश है उसका संदर्भ मतलब कि पाठ और पाठ के रचनाकार का नाम लिखना है। आप लोगों को लिख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलो देखते हैं तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है आप लोगों को उसकी व्याख्या करनी है। और लिखा है यहाँ गिल्लू का संबोधन किसके लिए किया गया है। यहाँ गिल्लू का संबोधन किसके लिए किया गया है आप लोगों को बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दिया हुआ है, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें से कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृत्य की है। महात्मा जी इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। तो दोस्तों आप लोगों का इसका गद्यांश लिखना है और इसकी संदर्भ का व्याख्या करनी है। संदर्भ इसका लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संतोष और नम्रता का विलोम शब्द है, आप लोगों को लिखना है। प्रश्न 22 है दोस्तों। प्रश्न 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, लिखा हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखना है। आप लोगों को कवि इसकी कौन है और पाठ का नाम लिखना है। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को इसकी, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, इसकी व्याख्या आप लोगों को करना है। बस जहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब लिखा है, जहाँ तक आप लोगों को रेखा तक जहाँ तक लिखा है वहीं तक आप लोगों को व्याख्या करनी है, ना कि यहाँ से जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, यहाँ से लगाकर देखा माही तक नहीं करनी है। आप लोगों को ना ही तक करना है। तो दोस्तों दिया का तत्सम रूप लिखिए। दिया का जो तत्सम रूप है आप लोगों को लिखना है। कहीं और लिखा हुआ है, कहीं रहीम संपत्ति सुए बनत बहु रीत और विपत कसौटी जे फंसे ते ही सांचे नीत। तो आप लोगों का इसको भी लिखना है। तो दोस्तों उपरोक्त पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखना है आप लोगों को, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को, और मीत का तत्सम शब्द लिखना है आप लोगों को। मीत जो होता है उसका तत्सम शब्द लिखना है आप लोगों को। प्रश्न 23 दिया हुआ है, हाँ, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए। आप लोगों को एक संदर्भ लिखना है, अनुवाद शब्दों में कीजिए। आप लोगों को संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, उसका आप लोगों को हिंदी में लिखना है। और एक का संदर्भ मतलब कि उसके पाठ का नाम लिखना है जरूर। आप लोगों को 1 नंबर इसी का मिल जाता है संदर्भ का, और 3 नंबर मिलते हैं आप लोगों को इसकी व्याख्या मतलब कि आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करने के। रामदासा नारायणपुरे निवसति सह नित्य ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणम स्मरति तथा परम पशुभ्याघासम ददाति अनंतरम पुत्रेण सह गच्छति तत्र सह कठिन श्रमम करोति। आप लोगों को इसमें से आप लोगों को गद्य संदर्भ लिखना है और इसकी आप लोगों को इसकी हिंदी में अनुवाद करना है। और अथवा में दिया हुआ है, आप लोगों को जो ये नहीं आता हो तो ये आप लोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा दिया हुआ है, विनय में ही मनुष्याणाम भूषणम विनयशीला जन सर्वेशा जनाना प्रियम भवति विनया सदाचारत उद्धव भवति सदाचार न केवल विनया अपितु विविधा अन्योपि सद्गुणा विकसन्ति। तो दोस्तों नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सत्रे रपि एक सत्य चमहंति नाचा तराघेण रपि। आप लोगों को ये लिखना है। और अथवा में दिया हुआ है, आप लोगों को ये भी लिखना है। अथवा जो है, अथवा की अभी और चलो देखते हैं अथवा में और क्या है। लेट्स गो। तो दोस्तों ये दूसरा दिया हुआ है, व्रतम यतनेन सरच्छेत वित्तम्यात याति चा अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतोहता। आप लोगों को अथवा में जो दिया था आप लोगों को ये है दिया हुआ है, और आप इसका मतलब कि हिंदी में अनुवाद करना है और आपको संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। मतलब कि हिंदी में अनुवाद आप लोगों को करके इसको लिखना है।
दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। जो दीपदान एकांकी है आपको कथा वस्तु संक्षेप मतलब कि संक्षिप्त रूप में लिखनी है, ना कि उसको बिल्कुल राइट कर दें, यहाँ से लिख के यहाँ तक पूरा पेज भर दें। आप लोगों को संक्षिप्त रूप में आप लोगों को छोड़ छोड़ के, या फिर मतलब कि आप लोगों को संक्षिप्त मतलब होता है कि जहाँ तहाँ आप लोगों को शॉर्टकट कहानी को बताना है। तो दोस्तों नए मेहमान अथवा में दिया हुआ है नए मेहमान एकांकी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर आप लोग दीपदान लिख लें या फिर नए मेहमान लिख लें। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय एवं दो दो रचनाएं लिखिए। तो दोस्तों पहला है मुंशी प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा काका कालेकर। आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी का परिचय लिखना है, चाहे किसी का आप लिख लें, लेकिन दो दो रचनाएं उसकी जरूर लिख दें। रचना डाल के हेडिंग दो दो रचना लिख दें। तो दोस्तों प्रश्न 26 है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उसकी दो रचनाएं लिखिए। तो रचनाएं आप लोगों को लिखना है रहीम, मैथिली शरण गुप्त, मीराबाई। आप लोगों को किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी रचनाएं लिख देना है। 4 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ ये श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोगों को श्लोक लिखना है और आप लोगों को जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जैसे वृत्तेन यतनेन विसंच्छेद व्यतम्यात याति चा अक्षीणो वृत्तस्त क्षीणो वृत्तस्तु हतोहता। आप जैसे इसमें देखो दिया हुआ है, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, लेकिन आप लोगों को दूसरा लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। श्लोक मतलब होता है आप लोगों को एक श्लोक लिख के उसका मतलब हिंदी में अनुवाद कर दें या फिर नहीं करें। जो कंठस्थ मतलब कि किया हुआ है श्लोक लिखिए, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों आप तो एक श्लोक तो आराम से लिख सकते हैं, लिख लेना आराम से। चलो देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप लोगों को 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे कहा है जीवलोकस्य रक्षका का आसीत, रामकृष्ण परमहंसम का आसीत, कृष्णा का आसीत, नारायणपुरे को निवसता। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 3 का अर्थ बताते हैं वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 3 का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों पहला है खून खौलना। खून खौलना मतलब होता है क्रोधित होना। आंखें 4 होना मतलब कि आमना सामना होना। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र का सहारा। ईंद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और लोहे के चने चबाना मतलब कि परिश्रम करना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी ऊँट के मुंह में जो जीरा होता है, इसका अर्थ होता है जो ज़्यादा भोजन कर रहा हो और उसको कम भोजन देना, ऐसे ही समझ लो। प्रश्न नंबर 30 है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ये 5 नंबर का है। ओम फूम। छात्रावर्त हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है। आप लोगों को अथवा में अगर आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और अथवा में लिखा है छात्रावर्त हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। आप लोग इसमें से कोई एक कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है, जल्दी से जल्द कर लेना। अगर आप लोगों का ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटा दबा दें, और लाइक और शेयर मतलब कि ज़रूर करें, और कमेंट एक ज़रूर कर दें, ताकि हम लोगों को मालूम चले कि हाँ हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो लेट्स गो।